हेलो एवरीवन, वेलकम टू पीडब्ल्यू ओनली आईएएस। कंटिन्यू करते हैं समर बैच आर्ट एंड कल्चर सीरीज। अब तक हमने पढ़ा स्कल्पचर, आर्किटेक्चर, या यूँ कह लीजिए उसमें पेंटिंग भी था। और लास्ट टाइम हमने जो डिस्कस किया था वो था डांस, म्यूजिक एंड ड्रामा and musical instruments. So far yet we have already discussed a lot about visual and performing arts. And today in this session we are going to talk about literary activities of ancient India and middle ages. तो लिटरेचर पे डिस्कशन करते हैं। एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है जहाँ से क्वेश्चंस बनते ही बनते हैं, प्री में भी बनते हैं और यूपीएससी सीएससी मेंस में भी इस पे क्वेश्चंस बनाए जाते हैं। सो लेट्स कंटिन्यू विथ आवर इम्पॉर्टेंट सेक्शन of literature or literary activities of ancient India and medieval period। तो इसमें हमें डिस्कस करना है, में लेते हैं लिटरेरी एक्टिविटीज। और लिटरेरी एक्टिविटीज में हम डिस्कस करेंगे वैदिक लिटरेचर, बुद्धिस्ट एंड जैना लिटरेचर, वैदिक लिटरेचर, बुद्धिस्ट एंड जैना लिटरेचर, ड्रामास, पोएटिक क्रिएशंस, लिटरेचर रिलेटेड टू ड्रामास और नाटक poetic creations, and of course mahakavyas like Ramayana and Mahabharat, and literature of the Delhi Sultanate and the Mughals। इतने सब टॉपिक्स हमें लेने होंगे ताकि क्वेश्चन पकड़ में आ जाए। अभी इसमें भी देखिएगा वैदिक, बुद्धिस्ट लिटरेचर, ड्रामा, और यहां से क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी ज्यादा है, जबकि दिल्ली सल्तनत और मुगल से क्वेश्चंस आने की पॉसिबिलिटी रिलेटिवली कम होती है। हालांकि स्टेट सिविल सर्विसेज में इससे क्वेश्चंस आते हैं, बट यूपीएससी यूजुअली डजंट फॉलोज अ लॉट अबाउट द हिस्ट्री ऑफ द दिल्ली सल्तनत एंड द मुगल्स। तो इस पार्ट पे हमें ज्यादा फोकस करना पड़ेगा, वैदिक लिटरेचर, बुद्धिस्ट एंड जैना लिटरेचर, देन ड्रामा, पोएटिक क्रिएशंस एंड महाकाव्यास। So let's continue with this part, Vedic literature. Vedic literature, which is related to the history of the Aryans. Aryans का history है, and entire volume of Vedic literature came to be composed by the Aryans mainly from 35 or 3600 years back, और आप इससे ले सकते हैं 16th और 15th centuries बिफोर कॉमन एरा अप टिल हम इसे ले सकते हैं 2600 और 2500 years बैक, या आप ऐसे भी लिख सकते हैं 6th और 5th centuries बिफोर क्राइस्ट और बिफोर कॉमन एरा। तो इस पूरे सेगमेंट को, दिस पार्ट ऑफ एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री और अ स्ट्रेच ऑफ एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री, mainly from 3600 years back up to 2600 years back, this part is what we known as Vedic culture, वैदिक कल्चर। ठीक है, और वैदिक कल्चर को हमने
पढ़ने के लिए फॉर द कन्वीनियंस ऑफ आवर स्टडी वी हैव कैटेगराइज्ड वैदिक कल्चर इनटू टू पार्ट्स. First part of Vedic culture is called Rig Vedic or early Vedic, and second half is called later Vedic period. Rig Vedic and later Vedic period. तो 3600 साल पहले से लेकर के 3000 साल पहले के बीच में. तो this part which we take from 3600 years back up to 3000 years back, this part of the history of the early Aryans is referred to as Rig Vedic period or early Vedic period, and second half we take from 3000 up till 26 or 2500 years back is referred to as later Vedic period. इस पूरे टाइम जोन में, टाइम फ्रेम में आर्यंस ने दो जोग्राफिकल एरिया इनहैबिटेट किया. ड्यूरिंग देयर first half, the early Aryans, they had inhabited regions towards northwestern parts of Indian subcontinent, and they called their land of inhabitation as Sapt Sandhav Pradesh. Sapt Sandhav Pradesh, which means a land of 7 rivers. But you know, the early Aryans, they were actually aware of more than 7 rivers. They were aware of not only of river Indus or Sindhu and its tributaries like Satluj, Vyas, Ravi, Chenab, Jhelum, but they were also very well aware of a river called Ghaggar Hakra or Saraswati. तो रिवर इंडस को आर्यंस रिवर पार एक्सेलेंस समझते थे और सरस्वती को बोलते थे नदी तमा और मदर ऑफ ऑल द रिवर्स. नदी तमा, मदर ऑफ ऑल द रिवर्स. लेकिन यहां के बाद ये 3000 इयर्स बैक के आसपास जो लेटर वैदिक पीरियड है ना, इधर ये लोग मूव कर जाते हैं. दे टेंडेड टू मूव फ्रॉम सप्त सैंधव रीजन टुवर्ड्स ईस्टर्न यूपी एंड वेस्टर्न बिहार. ईस्टर्न यूपी एंड वेस्टर्न बिहार. और इधर वाले बेल्ट में जब ये आते हैं तो इनका ज्योग्राफिकल एरिया चेंज हो जाता है और वो आर्यावर्त में होते हैं. आर्यावर्त कहते हैं वो उस रीजन को. तो आर्यावर्त का मतलब यहां पर हो गया आर्यावर्त. दिस वर्ड डिनोट्स नॉट एंटायर इंडियन सबकॉन्टिनेंट, but Aryavarth word simply denotes a region of eastern UP and western Bihar. And this area came to be inhabited by later Vedic Aryans. So during their first phase, the early Aryans remained confined towards Saptasandhav Pradesh, but during later Vedic period, after the use of iron, when they came to know about the metallurgy and use of iron, they tended to move from Saptasandha Pradesh towards Aryavarth, which means eastern UP and western बिहार. और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है इस पूरे डिस्कशन में कि दो ज्योग्राफिकल एरिया है, और यहां 3600 इयर्स बैक, यहां पे हम लोग लिख देते हैं 2600/2500 इयर्स बैक. और यहां पे एरिया है, एरिया ऑफ इनहैबिटेशन ये है सप्त सैंधव और ये हो गया आर्यावर्त. आर्यावर्त. लिटरेचर से रिलेटेड इंपॉर्टेंट बात यह है कि सप्त सैंधव प्रदेश में इन्होंने कंपोज किया ऋग्वेदा. ऋग्वेदा, और ये है एक्चुअली
कलेक्शन ऑफ मंत्रास, कलेक्शन ऑफ मंत्रास, ऋग्वेदा। और ये मंत्र बनाते थे कलेक्शन टू कंपोजिशन, कंपोजिशन एंड कलेक्शन ऑफ मंत्रास। पर्पस क्या था? What was the purpose of composition of large number of mantras? Main reason behind this composition of mantras was to invocation of the deities, देवी देवताओं का आह्वान करना, invocation of the deities who represented natural phenomena, who represented natural phenomena। तो सप्त सैंधव प्रदेश में इन्होंने नेचुरल फिनोमेना को वर्शिप किया, और नेचुरल फिनोमेना को वर्शिप करने के लिए मंत्र कंपोज करते थे। और इस पूरे पीरियड में यहां से यहां तक ये कम से कम इतने ढेर सारे मंत्र रच डाले। राउंड अबाउट 10,442 Rigvedic mantras were composed by the early Aryans towards Saptasandha Pradesh। और यहां तक, फिर यहां के बाद जब ये आर्यावर्त में आते हैं तो और भी सामवेदा, यजुर्वेदा, अथर्ववेदा, 3 और वेद, प्लस ब्राह्मण कैटेगरी ऑफ लिटरेचर, आरण्यका कैटेगरी ऑफ लिटरेचर, प्लस उपनिषदिक लिटरेचर। ठीक है, तो ऋग्वेद एक अकेला टेक्स्ट बुक जो आर्यंस ने सप्त सैंधव प्रदेश में कंपोज किया था। बाकी जितना लिटरेचर है, एंटायर वॉल्यूम ऑफ वैदिक लिटरेचर एक्सक्लूडिंग और एक्सेप्ट फॉर ऋग्वेदा came to be composed towards Aryavarth, which means eastern UP and western बिहार। तो ऋग्वैदिक पीरियड में सिर्फ ऋग्वेद का कंपोजिशन है, इसीलिए इसको बोलते ही हैं ऋग्वैदिक पीरियड। और ये लेटर वैदिक पीरियड है। तो ऋग्वैदिक और लेटर वैदिक पीरियड, ये है ज्योग्राफिकल एरिया और लिटरेचर। तो सप्त सैंधव की तरफ ऋग्वेद और बाकी सब कुछ आर्यावर्त की तरफ है। तो ऋग्वेद, अभी देखिएगा एक चीज और बताता हूं आपको। 3600 years back up till 2600 और 2500 years back, इनका 4 कैटेगरी है लिटरेचर का। वैदिक लिटरेचर हैज ओनली 4 कंपोनेंट्स और 4 पार्ट्स स्टार्टिंग फ्रॉम वेदास। तो यहां पर देखिएगा, सबसे पहले मंत्र वाला पार्ट है, मंत्र। और मंत्र वाला पार्ट हम कहते हैं वेदास। ठीक है, मंत्र वाला पार्ट वेदास है। और वेदास एक्चुअली जो मंत्र हैं किसके लिए? नेचर के लिए। ठीक है, नेचुरल फिनोमेना के लिए हैं। तो और नेचुरल फिनोमेना हियर मींस आउटवर्ड लुकिंग फिनोमेना
outward looking phenomena like rivers, mountains, plains, sun, moon and other such natural phenomena. तो वेदास ना नेचर वर्शिप, वेदास एक्चुअली नेचर वर्शिप है, प्राकृतिक शक्तियों की पूजा, और ये इसके लिए मंत्र रचते थे। और उसके बाद नेक्स्ट पार्ट जो है इनका, और ये नेक्स्ट पार्ट में जब आते हैं ना, तो ये मंत्र से जब आगे बढ़ते हैं तो ये शिफ्ट करते हैं सैक्रिफाइसेस की तरफ, कि यज्ञ यज्ञ किया जाए। फोनेटिक्स में ऐसे लिखते हैं, यजनास पढ़ते नहीं है, यजनास पढ़ेंगे यज्ञ। तो दे टेंडेड टू शिफ्ट फ्रॉम chanting of mantras mainly towards performing sacrifices. तो यज्ञ वाला जो पार्ट है ना, वो लिटरेचर का कैटेगरी कहलाता है ब्राह्मण लिटरेचर। ब्राह्मण लिटरेचर, ब्राह्मण का मतलब ब्राह्मण लोग नहीं, ब्राह्मण कैटेगरी ऑफ लिटरेचर। तो अब ये मंत्र से ध्यान हटा, और मंत्र से जब ध्यान हटा तो ये यज्ञ की तरफ आए, और ढेर सारा यज्ञ करने लगे, परफॉर्मिंग एक्सेस ऑफ sacrifices to solve problems of their lives. ठीक है कि जिंदगी में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, उन प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन निकालना है तो क्या कर लो, यज्ञ कर लो। कोई भी लाइफ में प्रॉब्लम आ रही है, क्या कर लो, यज्ञ कर लो। ये चाहिए यज्ञ कर लो, वो चाहिए यज्ञ कर लो, तो हर चीज के लिए यज्ञ कर लो। लेकिन इन्हें जल्दी समझ में आ गया कि यज्ञ करने से हर चीज का तो समाधान नहीं होगा, कि कुछ चीजें नहीं हो रही थी। तो फिर इन्होंने सोचा कि यार ये तो ज्यादा ही हो रहा है, लेकिन वो फिर धीरे धीरे हटेंगे, यहां से शिफ्ट कर जाएंगे। बट they were eventually fed up of excess of sacrifices. तो फिर समझ में आया कि जिंदगी की हर समस्या यज्ञ से नहीं सुलझ रही है। तो they were eventually fed up of performing large number of sacrifices, and even they also failed to resolve each and every problem of their life by performing or while performing वैदिक sacrifices और मन ये यजनास, यज्ञ बोलेंगे, ध्यान रखिएगा। तो फिर इन्होंने सोचा कि यार प्रॉब्लम्स को अगर रिजॉल्व करना है ना, तो थोड़ा दिमाग शांत करके एकांत जगह पे सोचना चाहिए। क्या हो सकता है, कैसे सलेक्शन हो सकता है, दिमाग ठंडा करके शांत जगह पे सोचा जाए। तो जब इन्होंने सोचना शुरू किया ना, तो अब ये थॉट्स पे गए, थॉट्स पे गए, और जब ये थॉट्स पे गए तो शांत जगह पे गए, और शांत जगह अरण्य, विच मीन्स फॉरेस्ट, वन में गए, एकदम शांत वन में गए, सोचने लगे, तो थॉट्स पे शिफ्ट कर गए। ठीक है, तो थॉट्स आया बहुत सारा दिमाग में कि मैं कौन हूं, मैं कहां से आया हूं, क्या है मेरे लाइफ का ऑब्जेक्टिव, कि क्या क्या है, हम धरती पे क्यों हैं, मैं क्यों हूं, आप क्यों हैं, मैं क्या पढ़ाऊंगा, आप क्या पढ़ते रह जाएंगे, सिलेक्शन लेके ऑफिसर बन के एक दिन हम आप इस दुनिया से चले जाएंगे, मैं चला जाऊंगा आपसे बहुत पहले। ठीक है, तो क्या यही इसीलिए हम लोग धरती पे आए, यही सब? तो इस तरीके के बहुत सारे सवाल है कि मैं कौन हूं, मैं कहां से आया हूं, मैं कौन हूं, मैं जावेद नहीं हूं तो मेरा नाम है जावेद ना, मैं कौन हूं, मैं कहां से आया, मैं क्यों हूं इस धरती पे, मैं क्यों मर जाऊंगा,
क्या मरने के बाद भी कुछ होगा? बहुत सारी चीजें आई दिमाग में। तो इसी में आरण्य का लिटरेचर, थॉट्स। और फिर चौथा लिटरेचर इन्होंने लास्ट में ये थॉट्स को बहुत ज्यादा डेवलप कर दिए, कल्मिनेशन ऑफ थॉट्स, कल्मिनेशन ऑफ थॉट्स। और ये थॉट्स किस चीज के लिए? रिलेटेड टू जीवात्मा। मैं कौन हूं? कि मैं जीवात्मा हूं। तो मैं कहां से आया? ब्रह्म से आया। तो ब्रह्म कौन है? ब्रह्मात्मा। मोक्ष क्या होता है? और ये जगत कैसे बना, कहां से आया, ये सब थॉट्स। तो इन्हीं जब ये थॉट्स डेवलप कर दिए ना, तो ये कैटेगरी अलग लिटरेचर बन गया। इसी को हम बोलते हैं उपनिषद या उपनिषदिक लिटरेचर। कंपोस्ट एट द एंड, कंपोस्ट एट द एंड ऑफ वैदिक पीरियड, एट द एंड ऑफ वैदिक पीरियड। और इसीलिए ये क्रक्स है, देखिए इस पूरे डेवलपमेंट का ये क्रक्स है, निष्कर्ष है, ये कंक्लूसिव पार्ट है, कंक्लूसिव पार्ट ऑफ वैदिक literature. And as these are the conclusive part of Vedic literature, Upanishads are also referred to as Vedanta, also referred to as Vedanta, end part or conclusive part of the Vedas or Vedic literature. So what is the correct order of sequence of entire four category of Vedic literature, four segments of Vedic literature? मंत्र वाला पार्ट वेद, यज्ञ वाला पार्ट ब्राह्मण, थॉट्स वाला पार्ट आरण्यक, थॉट्स का कल्मिनेशन चरम सीमा उपनिषद। तो ये सीक्वेंस बनता है, वेद ब्राह्मण आरण्यक, और इन सबका क्रक्स कंक्लूजन वो उपनिषद में मिलेगा। तो ये चार कैटेगरी बनता है, ठीक है ना? वेद ब्राह्मण आरण्यक और उपनिषद। और इन दोनों में क्योंकि थॉट्स ही थॉट्स हैं, आरण्यक और उपनिषद में थॉट्स हैं, तो इसी से इसमें आपको क्या मिलेगा? दोनों में ओवरलैपिंग मिलता है। यहां पे भी थॉट्स हैं, यहां पे थॉट्स का चरम सीमा है, तो ये ओवरलैपिंग है, दोनों ओवरलैपिंग है, आरण्यक और उपनिषद। तो वी हैव वेदास, ब्राह्मणास, आरण्यकास एंड उपनिषद। देखिए यहां पे वेदास, ब्राह्मणास, आरण्यकास और उपनिषद, इन चारों को मिला दीजिए तो इसी को हम लोग बोलते हैं वैदिक लिटरेचर। एंड देयर इज वेरी इंपॉर्टेंट, अनदर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग रिलेटेड टू दिस डिस्कशन। यहां पे एक चीज ध्यान दीजिएगा कि जो भी हैं वेदास, ब्राह्मणास, आरण्यकास और उपनिषद, तो वेदास से होते हुए उपनिषद, बीच में ब्राह्मणा लिटरेचर और आरण्य का लिटरेचर है, ठीक है? यही है ना चार। अब यहां से यहां तक पूरा इसका लैंग्वेज देखिए क्या है, ये हम जानते हैं क्या ना? लैंग्वेज है संस्कृत, ठीक है? लैंग्वेज संस्कृत है, लेकिन ये स्क्रिप्ट नहीं था, आर्ट ऑफ राइटिंग नहीं था। तो वेदास से लेकर के 3600 ईयर्स बैक अप टिल 2500 ईयर्स बैक,
इतने पीरियड में, इतने की बात कर रहे हैं, इतने पीरियड में कोई भी आर्ट ऑफ राइटिंग नहीं था, नो स्क्रिप्ट, और द आर्ट ऑफ राइटिंग रिमेन्स एब्सेंट। आर्ट ऑफ राइटिंग नहीं है, ठीक है। और इसी वजह से जो ये लिटरेचर है, एंटायर वॉल्यूम ऑफ वैदिक लिटरेचर, एंड हेंस एंटायर वॉल्यूम ऑफ वैदिक लिटरेचर came to be known as came to be known as श्रुति जन्या। श्रुति जन्या, क्योंकि ये सब कुछ कंपोज्ड रहा है, ऋषि मुनियों के दिमाग में कंपोज्ड रहा, सुरक्षित रहा, तो इसीलिए इसको बोला गया है श्रुति जन्या। और नॉलेज बाय हियरिंग, गुरु अपने शिष्यों को सिखा रहे हैं, उस शिष्य फिर अपने शिष्यों को सिखा रहे हैं गुरु बनने के बाद, तो ये पीढ़ी दर पीढ़ी, जनरेशन आफ्टर जनरेशन, दिस एंटायर वॉल्यूम ऑफ वैदिक लिटरेचर केम टू बी ट्रांसमिटेड, बट ट्रांसमिटेड orally, not in a written form. So knowledge by hearing and oral transmission, oral transmission from generation to generation, जनरेशन टू जनरेशन। और यहां पर आकर के लास्ट में एक आर्ट ऑफ राइटिंग डेवलप करेगा, उसको हम बोलेंगे ब्राह्मी स्क्रिप्ट। सो only after invention of Brahmi script, development of Brahmi script, that entire volume of Vedic literature was reduced to writing on palm leaves, ताड़ के पत्ते। तो ये बहुत बाद की बात है, जब पूरा वैदिक लिटरेचर को लिखा जाने लगा, धीरे धीरे करके लिखा गया। ये बहुत बाद की बात है, शुरू में लिखा नहीं गया। तो राइट फ्रॉम the beginning of Rig Vedic period and the end of later Vedic period, this entire volume of Vedic literature remains in a composed form within mind and soul of our sages or Rishi Muni, and they transmitted this entire volume of knowledge orally from generation to generation। इसको ट्रांसमिट किया गया, और ये बड़ी खूबसूरत बात है कि इस पूरे ट्रांसमिशन में, पीढ़ी दर पीढ़ी ट्रांसमिशन में, कुछ भी कहीं पर भी छूटा नहीं, एक कॉमा, खड़ी पाई, हलंत कुछ नहीं, सब कुछ वैसे का वैसे प्रिजर्व किया गया और इसको ओरल ट्रांसमिशन किया गया। वेदास हो या ब्राह्मणास या आरण्यकास और कंक्लूसिव पार्ट, ये सब कौन सा नॉलेज है? ये लैंग्वेज संस्कृत है और ये श्रुति जन्या रहा है। और लास्ट में, यहां पर लास्ट में आकर के जब ब्राह्मी आर्ट ऑफ राइटिंग आता था, इसको लेफ्ट टू राइट लिखते थे, एम्परर अशोका ने भी इसका इस्तेमाल किया आगे चलकर, तो वहीं के बाद से तो राइटिंग शुरू ही हुआ, अशोका एंड ऑनवर्ड्स वो राइटिंग शुरू ही होता। उसके पहले तो राइटिंग का एविडेंस ही नहीं मिलता है। राइटिंग का एविडेंस पहले फिर इंडस वैली सिविलाइजेशन में मिलता है, बट राइटिंग और the script of Indus Valley civilization remains
अनडिसाइफर्ड टिल डेट, अभी तक उसका सेटिस्फैक्ट्री डिसाइफरमेंट नहीं हो पाया है। ठीक है, ये तो ये श्रुति जन्य है। वेदास, वेदा, वेदा वेद word is derived out of vid, which means knowledge par excellence. ब्राह्मण लिटरेचर रिलेटेड टू यज्ञ और सैक्रिफाइसेस, आरण्यका और जंगल बुक्स थॉट्स, और उपनिषद कल्मिनेशन ऑफ थॉट्स। तो ये पूरा लिटरेचर है इस कैटेगरी का, श्रुति जन्या, श्रुति जन्या लिटरेचर। और ये एकदम बाद में एम्परर अशोका के बाद भी चल करके भी धीरे धीरे इसको पूरा ताड़ के पत्तों पे लिखा गया। एंड ऑल एंटायर वॉल्यूम ऑफ वैदिक लिटरेचर वाज मेनली रिड्यूस्ड टू राइटिंग ड्यूरिंग द गुप्ता पीरियड अराउंड 15 और 1600 ईयर्स बैक। अभी देखिए, इसमें मैंने आपको बोला वेदास क्या है, मंत्र, किसके लिए, नेचर, नेचुरल फिनोमेना। और वेदास कितने हैं, 4 वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। तो ऋग्वेद, तो जो देवी देवता है ना ऋग्वेद में मेंशन्ड है, तो द ऋग्वैदिक गॉड्स एंड गॉडेसेस रिप्रेजेंटेड नेचुरल फिनोमेना, they represented नेचुरल फिनोमेना। तो ऋग्वेदा मेंशंस 33 gods and goddesses, 33, not 33 crore, 33 category. Rigveda mentions 33 category of Vedic gods and goddesses who represented natural phenomena. Like Rigveda mentions Savitra. So you might have heard that very famous, world famous mantra, Om Bhur Bhuva Swa Tat Savitu, Tat Savitra, sun god, Tat Savitu, Om Bhur Bhuva Swa Tat Savitu, Varanyam, not Tatsa, Vitur Varanyam, Tat सवित्र के लिए है ना, तत्, लेकिन झटके में मैसे ही पढ़ते हैं तत्सवितुर्वण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। अ मंत्र related to the invocation of sun god Savitra. So Rigvedic gods and goddesses represented natural phenomena, and Rigveda is the collection of mantras composed by the Vedic Rishi Muni seers, composed to invoke and to praise the gods and goddesses who represented natural phenomena. तो इन्वोकेशन, बुलाना, आह्वान करना और प्रशंसा करना, तो ये काम जो करते थे ना, मंत्रों को रचना, मंत्रों को कंपोज करना। तो all those priests, all those Rigvedic seers or priests who were involved in this act of composition of mantras, they were referred to as a particular category. They were of particular category called Hotri category of priest. Hotri category. तो मैं आपको बताता हूं, देखिए ये बहुत इंटरेस्टिंग है कि होत्री कैटेगरी ऑफ प्रीस्ट, इनका काम था कंपोजिशन एंड रेसिटेशन, कंपोजिशन एंड रेसिटेशन ऑफ मंत्रास। तो ये लोग मंत्र बनाते और मंत्रों का जाप करते थे, और इन्हीं लोगों ने, इन्हीं ऋषियों ने बना डाला ऋग्वेद। फिर अध्वर्यु, अध्वर्यु
ये कैटेगरी जो थी ना अध्वर्यु ऋषियों के, ये लोग एग्जीक्यूटर्स थे, एग्जीक्यूटर्स ऑफ वैदिक sacrifices for how to perform वैदिक यज्ञ और वैदिक sacrifices। तो इन ऋषियों ने बहुत सारे यज्ञ करने के बहुत सारे विधि विधान बनाए, रूल्स एंड रेगुलेशंस, रूल्स एंड रेगुलेशंस टू परफॉर्म वैदिक sacrifices। तो इन लोगों ने जो रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए ना, इसी का कलेक्शन कहलाता है यजुर्वेदा। तो अध्वर्यु कैटेगरी ऑफ प्रीस्ट्स who were the executors of Vedic sacrifices, they collected Yajurveda, this Veda. So what is the correct chronological order of sequence of four Vedas? Rig Veda is not immediately followed by Samveda. Rig Veda is actually followed by Yajurveda, not Samveda. And this is the correct chronological order of sequence. So while many people in our country are not aware of this thing, actually I think so, कि उनको लगता है कि ऋग्वेद के बाद सामवेद है। ऐसा नहीं है, ऋग्वेद के बाद यजुर्वेद है ऑर्डर ऑफ सीक्वेंस में। और उद्गात्री कैटेगरी होता था एक प्रीस्ट का, और ये लोग मंत्र को पढ़ते नहीं थे, गाते थे। उद्गात्री द सिंगर्स। तो ये लोग ना गाना नहीं गाते थे ना, मंत्र गाते थे। तो इन्हीं लोगों ने म्यूजिकल फॉर्म, मंत्रों का म्यूजिकल फॉर्म बनाया, और वही है साम टू सिंग, साम वेदा टू सिंग, है ना। तो साम का मतलब ये होता है गाना, गाना, मंत्र गाना, गाना नहीं। तो सामवेदा, तो कौन से मंत्र गाना? ऋग्वेद के मंत्र। सो म्यूजिकल फॉर्म ऑफ ऋग्वेदा इज कॉल्ड सामवेदा। तो ऋग्वेदा एक्चुअली मेन जो वेद है ना वो ऋग्वेद है, while Samveda is not the main Veda. Samveda is actually the musical form of Rig Veda. Samveda is nothing. Samveda is nothing. Samveda is the musical form of Rig Veda. और सामवेदा के 75 मंत्रास नए एडेड हैं, while all other mantras of Samveda are taken from or borrowed from Rig Veda. So what is the Samveda? Musical form of Rig Veda is called Samveda. तो ऋग वेद, यजुर्वेद, उसके बाद सामवेद आता है। और फिर एक और कैटेगरी के प्रीस्ट होते थे, ब्रह्म कैटेगरी। इन लोगों ने बहुत सारी चीजें कलेक्ट किया, जैसे मैजिकल चार्म्स एंड स्पेल्स एंड मेडिसिन्स। तो तंत्र मंत्र, जादू टोना, भूत पिशाच, मुंडी खोपड़ी, नींबू मिर्ची वगैरह वगैरह इस तरह का। और मेडिसिन्स के बारे में कि एक रोहिणी पौधा होता है, रोहिणी प्लांट होता है, अगर चोट लग जाए, टिश्यू टीयर हो जाए, डैमेज कर गए, तो रोहिणी प्लांट का लेप लगा दीजिए तो वो जल्दी घाव भर जाएगा, इस तरह का। तो इन लोगों ने कलेक्ट किया ना अथर्वा वेदा, अथर्वा वेदा कलेक्ट किया। और खास तौर पे जिन्होंने कलेक्ट किया उनका नाम ही था, ऋषि का नाम था अथर्वा। तो अथर्वा ऋषि के नाम पर ही इस वेद को अथर्व वेद बोला गया। तो ऑल टुगेदर वी हैव 4 वेदास, ऋक,
साम, और या क्रोनोलॉजी में लेंगे तो ऋक, यजुष या यजुर, यजुष, साम और अथर्व। जबकि इसमें से ऋग्वेद ये सप्त सैंधव का है और बाकी सब ये आर्य वर्त और ये भी आर्यवर्त का ही है। तो होत्र कैटेगरी वाले पुरोहितों ने ऋग्वेद की रचना की, अध्वर्यु कैटेगरी वाले पुरोहितों ने अर्थात यजुर्वेद, उद्गात्री कैटेगरी के जो पुरोहित मंत्रों को गाते थे उन्होंने ऋग्वेद का म्यूजिकल फॉर्म बना दिया सामवेदा, और ब्राह्मण जो ब्रह्म कैटेगरी के पुरोहित होते थे वो मैजिकल चार्म्स एंड स्पेल्स मेडिसिन के बारे में जानकारी इकट्ठी करते थे, तो अथर्ववेदा। और खास तौर पे इसमें कंट्रीब्यूशन है ऋषि अथर्वा का। ठीक है। और देखिए ऋग्वेद के 10 बुक्स हैं, 10 बुक्स या मंडल कहते हैं हम उन्हें। तो ऋग्वेदा कंटेन्स 10 बुक्स और मंडल्स, 10 बुक्स और मंडल्स एंड 10 बुक्स और मंडल्स फर्दर कंटेन्स 1028 सुक्तास और ग्रुप ऑफ मंत्रास, क्या ना, मंत्रास का ग्रुप। ठीक है। तो ऋग्वेद में 10 बुक्स हैं मंडल, इनमें 1028 सूक्तास हैं। सूक्तास क्या है? ग्रुप ऑफ मंत्रास। एक सूक्त में ढेर सारे मंत्र होते हैं और इनमें फिर मिला करके अराउंड अबाउट 10,442 हाइम्स और मंत्रास होते हैं, क्या ना। तो राउंड फिगर में बोलते हैं ना कि राउंड फिगर में बता दीजिए, तो 10,500 के आसपास लगभग 10,500 मंत्रास हैं, क्या ना। और ये यही सीक्वेंस है, ऋग्वेद, फिर सूक्त और फिर मंत्र। और इसमें से भी देखिए कि ऋग्वेद के 10 मंडल्स या 10 बुक्स में से 6 ऐसे हैं जो गोत्र बुक्स कहलाते हैं, गोत्र मंडल कहलाते हैं। जैसे सेकंड में है गृहसमत ऋषि, गोत्र बुक क्यों कहलाते हैं? सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन गोत्र बुक इसलिए कहलाते हैं क्योंकि ये कंपोज किए गए थे सेजेस एंड देयर डिसेंडेंट्स, सेजेस एंड देयर डिसेंडेंट्स। मतलब ऋषि ने शुरुआत किया और उनके आने वाली पीढ़ियां भी उसमें मंत्र एड ऑन करती गई, जोड़ती गई। तो सेकंड बुक अ सेज named Grihasamat, and later on during subsequent ages number of mantras were also aided by his family members or descendants, आगे आने वाली पीढ़ियां। और थर्ड में विश्वामित्रा एंड हिज डिसेंडेंट्स, फोर्थ वामदेवा, फिफ्थ अत्रि, देन सिक्स्थ भारद्वाज एंड सेवेंथ वशिष्ठ एंड हिज डिसेंडेंट्स। तो ये ऋषि और उनकी पीढ़ियों ने जोड़ा है, तो इसीलिए ये गोत्र बुक्स कहलाते हैं, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स और सेवेंथ। और ऋग्वेद में और सामवेद, मैंने आपको बोला सामवेदा इज नथिंग, सामवेदा इज एक्चुअली अ म्यूजिकल फॉर्म ऑफ ऋग्वेदा, musical form of Rigveda, and only 75 new mantras of Samveda ये ऐड किए गए, and rest of the mantras are taken actually from Rigveda. So which means Samveda is the musical form of
ऋग्वेदा एंड दिस वेदा वाज कंपोज्ड बाय अ कैटेगरी ऑफ प्रीस्ट कॉल्ड उद्गात्री। ये मैंने आपको बताया, उद्गात्री और द सिंगर्स। यजुर्वेदा का दो पार्ट होता है। यजुर्वेदा यज्ञ कैसे किया जाता है उसके रूल्स एंड रेगुलेशंस है इसमें। सो यजुर्वेदा इज द कलेक्शन ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस टू परफॉर्म वैदिक सैक्रिफाइसेस एंड कंपोज्ड बाय अध्वर्यु category of priests, and this book was composed after ऋग वेदा and not after सामवेदा। तो ऑर्डर ऑफ सीक्वेंस में ऋग वेदा के बाद यजुर्वेदा ही है। and there are two parts of यजुर्वेदा। its first part is called Krishna part and second part is called Shukla part। तो कृष्ण यजुर्वेदा and शुक्ल यजुर्वेदा and अथर्वेदा ये सबसे लास्ट में है। ये मैजिकल चार्म्स एंड स्पेल्स वगैरह पे है। okay? तो इसकी रचना खास तौर पे ऋषि अथर्वा ने की थी, उन्हीं के नाम पे अथर्ववेद बोला गया। इसमें मैजिकल चार्म्स एंड स्पेल्स एंड नॉलेज ऑफ medicine, magical charms and spells and knowledge of medicine. It includes mantras and verses for treating a variety of ailments, बीमारियां, such as how to deal with an open fracture, हड्डी टूट गई, ओपन फ्रैक्चर को कैसे डील किया जाए, कैसे ठीक किया जाए, एंड हाउ टू रैप वाउंड विथ रोहिणी प्लांट, रोहिणी प्लांट का लेप घाव पे कैसे लगाया जाए, ये अथर्ववेदा में है। और फिर देखिए वेदास, ब्राह्मणास, थॉट्स वाला पार्ट, आरण्यकास और कल्मिनेशन ऑफ वैदिक थॉट्स उपनिषद्स। उपनिषद्स तो उपनिषद क्या डील कर रहे हैं? आत्मा, परमात्मा, आत्मा परमात्मा या जीवात्मा, ब्रह्मात्मा, जगत एंड मोक्षा। तो आत्मा ये सारा जितना भी है ना, देखिए जैसे सोल, जीवात्मा, इंडियन फिलॉसफी में आपको डिटेल में पढ़ाऊंगा, अभी तो ये लिटरेचर पे मेन फोकस कर रहे हैं हम लोग। तो ट्रांसमाइग्रेशन ऑफ सोल फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी, कि आत्मा एक शरीर से दूसरे शरीर में चली जाती है। जैसे हम कपड़े बदल लेते हैं वैसे आत्मा शरीर बदल लेती है। तो सोल का ट्रांसमाइग्रेशन होता है। ये बात बताई गई है सबसे पहले बृहद आरण्यक उपनिषद में। ओवरलैपिंग है इसमें, आरण्यकोपनिषद, बृहद आरण्यकोपनिषद, और इसी को इलेबोरेट किया गया है श्रीमद् भागवत गीता में। और इसमें बोल रहा है कि सोल इन वन बॉडी बिलोंग्स टू नो वन। मेरी आत्मा मेरी नहीं है, तो किसकी है? ये फिलॉसफी में आएगा। क्या इसको छोड़ देते हैं यहाँ पे, आत्मा ब्रह्म वगैरह की डीलिंग हम लोग यहाँ पे नहीं करते हैं। ठीक है, अब एक इंटरेस्टिंग बात आपको बताता हूं। देखिए वेदास से होते हुए ब्राह्मण कैटेगरी आया, ठीक है, और इसके बाद आरण्यकाज आए और उपनिषद आए। वेद, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद। और उपनिषद है ब्रह्मात्मा के बारे में, द यूनिवर्सल सोल, जीवात्मा, इंडिविजुअल सोल, जगत एंड मोक्षा एंड अदर सच कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट्स। उपनिषद, तो उपनिषद बहुत टफ, ये कॉम्प्लेक्स लॉजिकल एंड रेशनल फिलॉसफीज हैं। इनको समझना बहुत ज्यादा
मुश्किल था, बहुत ज्यादा मुश्किल था, खोपड़ी के ऊपर से दिमाग के ऊपर से निकल जाए अच्छे अच्छे लोगों के लिए, इतना टफ। तो थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करने की जरूरत पड़ी, सिंप्लीफिकेशन वॉज रिक्वायर्ड, सिंप्लीफिकेशन वॉज रिक्वायर्ड। तो समझ में नहीं आ रहा था कि इतना टफ है, आम लोगों के बूते के बाहर की बात हो गई, तो सिंप्लीफिकेशन करना था। इन्हीं थॉट्स का सिंप्लीफिकेशन जब किया गया तो एक टेक्स्ट बुक तैयार की गई, श्रीमद् भगवद गीता। श्रीमद् भगवद गीता तैयार किया गया, और श्रीमद् भगवद गीता के बाद और ज्यादा इसको सिंप्लीफाई किया गया। इसको कहानी के तौर पे लाया गया, स्टोरी टेलिंग फॉर्म, और सिंप्लीफाई करिए, आम लोगों को कुछ भी पल्ले नहीं पड़ रहा है, तो इसके बाद भी इसका स्टोरी टेलिंग फॉर्म लाया गया। और जो स्टोरी टेलिंग फॉर्म आया ना, वो मेनली गुप्ता पीरियड में आया, उसी को बोलते हैं पौराणिक ग्रंथ, पौराणिक हिंदू, पौराणिक टेक्स्ट बुक्स, पौराणिक टेक्स्ट बुक्स। और ये मेनली गुप्ता पीरियड, मेनली गुप्ता पीरियड में, ये 1600 1500 साल पुरानी बात है। ठीक है, ये तो शुरुआत हुई है 3600 ईयर्स बैक, और यहां तक आते आते देखिए ये 2600, और बल्कि 1600 आ गया। तो ये पूरा 2000 साल का डेवलपमेंट था। वेद, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद, श्रीमद् भागवत गीता और पुराण। पुराण, तो पुराण ना, ये जो पौराणिक टेक्स्ट बुक्स हैं, ये वास्तव में देखिए बहुत सिंपल फॉर्म है, और इसमें इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये सिंपल संस्कृत में है, टफ संस्कृत नहीं है, ये सिंपल संस्कृत में है, तो लोगों को समझना आसान हो गया। और ये स्टोरी टेलिंग फॉर्म में है, तो और भी आसान हो जाएगा समझना। तो ये सब कुछ ना एक ही जैसे एक साथ में है। तो पुराण क्या है? वेदास के स्टोरी टेलिंग फॉर्म है, यहां से शुरुआत होकर यहां तक पहुंच रहा है, तो इसी को पुराणिक साहित्य बोलते हैं, पौराणिक लिटरेचर। अब देखिए पुराणिक लिटरेचर, ये पुराणास आर एंशिएंट हिंदू टेक्स्ट्स written primarily in simple Sanskrit, not tough Sanskrit, containing narratives, stories about the universe, cosmos, देवी देवता के बारे में बताया गया है, डाइटीज, राजाओं के बारे में भी थोड़ा बहुत, ऋषि मुनियों के बारे में बताया गया, और नैतिक शिक्षा, moral values, and they were composed over a long period of time, but mainly most of the Puranas were mainly composed during the Gupta period. तो पुराणास के बारे में बोलते हैं ना कि जो हिंदू पुराण हैं, इनके 5 लक्षण होते हैं, पंच लक्षण, पंच लक्षणा, इनके 5 लक्षण होते हैं, पंच लक्षण कहा गया है। और इसमें जैसे बोलते हैं सर्ग, प्रतिसर्ग, मनवंतर, है ना, सर्ग, प्रतिसर्ग, मनवंतर, वंश एंड वंशानुचरिता, इतने सब्जेक्ट्स, 5 सब्जेक्ट मैटर हैं पुराणों के, पंच लक्षण बोले जाते हैं, सर्ग, प्रतिसर्ग, मनवंतर, वंश और वंशानुचरिता।
चरित, पांच इसी तरीके के 5 सब्जेक्ट मैटर्स पे हैं पुराण। और पुराणों में देखिए 2 कैटेगरी बनता है, महापुराण और उप पुराण। तो जो महापुराण है ये 18 है, जैसे भगवान विष्णु के लिए विष्णु पुराण, भागवत पुराण, गरुड़ पुराण। शिव जी के लिए खास तौर पे शिव जी के लिए शिवस्कंद पुराण, शिव पुराण, शिवस्कंद पुराण, ये सब है। अग्नि पुराण, वायु पुराण। तो 18 बड़े बड़े हैं महा, और 18 लेसर, उप या लेसर। तो कुल 36 पुराण हैं। 18 महापुराण और 18 कम इंपॉर्टेंस वाले उप पुराण होते हैं, क्या ना? तो और मेनली गुप्ता पीरियड में कंपाइल्ड हुए हैं। और इनके देखिए इनमें जो फीचर्स हैं इनके, ये डिस्कस करते हैं क्रिएशन ऑफ द यूनिवर्स, डिस्ट्रक्शन ऑफ द यूनिवर्स, रिक्रिएशन आफ्टर डिस्ट्रक्शन ऑफ द यूनिवर्स, रीबर्थ ऑफ द यूनिवर्स, वही रिक्रिएशन आफ्टर डिस्ट्रक्शन, देवी देवताओं की वंशावलियां, जीनियोलॉजी ऑफ द गॉड्स एंड गॉडेसेस, थोड़ा बहुत हिस्ट्री भी मिलेगा इसमें, किंग्स एंड सेजेस, कंटेन लीजेंड्स, हीरोज, मिथ और फिलोसॉफिकल डिस्कशंस। लेकिन फिलोसॉफिकल डिस्कशन इनमें कम है और कहानियां ज्यादा हैं। और ये प्रमोट करते हैं भक्ति को, डिवोशन, भक्ति को प्रमोट करते हैं, धर्म या ड्यूटी को प्रमोट करते हैं, और कर्मा या एक्शन को प्रमोट करते हैं। तो इनमें हिस्ट्री कम मिलेगा आपको, लेस हिस्ट्री एंड मोर स्टोरीज और माइथोलॉजी। तो लेस हिस्ट्री मिलेगा लेकिन कम मिलेगा, लेस हिस्ट्री एंड मोर माइथोलॉजी, क्या ना? ये है लेस हिस्ट्री एंड मोर माइथोलॉजी। ये ध्यान रखिएगा कि पौराणिक, एक लाइन में, पौराणिक लिटरेचर जो है ये माइथोलॉजिकल है, मेनली, नॉट कंप्लीटली, मेनली माइथोलॉजिकल, बट a small segment of Puranic literature is actually related to, small part is related to our history, डायनेस्टिक हिस्ट्री, जैसे राजा रानी की वंशावलियां वगैरह, उनके डायनेस्टी के बारे में बताया गया, मौर्यास के बारे में, नंदास के बारे में, गुप्तास के बारे में, ये सब थोड़ा बहुत मिलेगा इसमें। लेकिन ये मेनली फिलॉसफी प्रमोट नहीं करते हैं, ये भक्ति प्रमोट करते हैं। और फिर 2 महाकाव्य हैं, ये तो हो गया ओवरऑल वेदास से होते हुए पुराणास तक। फिर 2 महाकाव्य हैं, महाकाव्य मतलब बहुत हैवी वॉल्यूम्स, जिसमें से एक हम जानते हैं रामायण, और रामायण, रामचरितमानस नहीं कहा मैंने, रामायण, और दूसरा महाभारत, रामायण एंड महाभारत। तो महाभारत और रामायण बहुत बड़े बड़े ये महाकाव्य हैं। और महाभारत में तो आप जानते हैं 1 लाख से भी ज्यादा श्लोक हैं, और रामायण में 24,000 श्लोक हैं। रामायण में ओरिजिनल वाल्मीकि रामायण कंटेन्स 24,000 स्टेंजास, एंड ओरिजिनल महाभारत कंटेन्स मोर देन 1 लाख स्टेंजास। और इसीलिए पता है महाभारत को बोलते शत सहस्त्र संहिता, कंटेनिंग 1 लाख स्टेंजास, और रामायण को बोलते चतुर्विशंति सहस्त्र संहिता, 24,000 श्लोकों का कलेक्शन। तो महाभारत, अभी देखिए इसको समझिएगा हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव से। महाभारत, महाभारत इसका सब्जेक्ट मैटर है एक लड़ाई, अ वॉर बिटवीन कजन्स।
Pandavas and Kauravas, and this war lasted for 18 days. और अंत क्या हुआ? एनकॉस्ट, annihilation, बर्बादी, खात्मा, annihilation of Kauravas who were led by Duryodhana. 18 days, the battle lasted for 18 days and caused annihilation of Kauravas. Kauravas का खात्मा हुआ. Pandavas emerged victorious. तो ये सब्जेक्ट मैटर है इसका, है ना? और ये कुरु फैमिली से जुड़े हुए लोग थे, कुरु फैमिली, और कुरु फैमिली रूल करती थी कुरुक्षेत्र को, कुरुक्षेत्र जिसमें पार्ट्स ऑफ पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और मेरठ के हिस्से आते थे। और कैपिटल हस्तिनापुर था। इसमें से कुछ भी झूठ नहीं है, सब हिस्ट्री है, सब कुछ हिस्ट्री है, ठीक है ना? ये माइथोलॉजी का पार्ट नहीं है, महाभारत का तो यही सब्जेक्ट मैटर है। कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास नाम भी मिला। कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास, उन्होंने इसको कंपोज किया था, यहां से शुरुआत हुई थी। तो ये बात है हिस्टोरिकली, तकरीबन जब ये लड़ाई हुई थी हिस्टोरिकली 3000 ईयर्स बैक, at the end of ऋग्वैदिक period or in the beginning of later Vedic period। यहां से इस किताब का कंपोजिशन शुरू होता है और शुरुआत में इसे बोला गया जय संहिता, जय संहिता। और जय संहिता से होते हुए ये महाभारत कहलाए, महाभारत। और ये फाइनल कंपाइलेशन कब का है? गुप्ता पीरियड 1600 ईयर्स बैक का है, 1600 ईयर्स बैक। और शुरुआत कब से हुई किताब की? 3000 ईयर्स बैक से। तो 3000 ईयर्स बैक से 1600 ईयर्स बैक, बहुत लंबा समय लगा इसके कंपाइलेशन में। और यहां तक आते आते इसमें कई हजार श्लोक हो चुके थे, 1 2 3 4 5 श्लोक, 1,00,000 श्लोक। इसीलिए नाम पड़ा शत सहस्त्र संहिता। शत मतलब होता है 100, सहस्त्र मतलब होता है 1000, संहिता ये हो गया 1,00,000, 1,00,000 श्लोक, 1,00,000 स्टेंजास है महाभारत में। इसीलिए जय संहिता से होते हुए शत सहस्त्र संहिता। और कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास ने इसको शुरुआत किया था कंपाइलेशन का। बहुत सारे राइटर्स इसमें जुड़े बाद में चल करके, और जितने भी राइटर्स जुड़े सबको नाम दे दिया गया वेद व्यास, चाहे उनका नाम कुछ भी क्यों ना रहा हो। तो मल्टीपल राइटर्स वर एक्चुअली एंगेज्ड इन कंपाइलेशन एंड राइटिंग ऑफ महाभारता। ये एक आदमी की रचना नहीं है, ये कई लोग इसमें एक के बाद एक के बाद एक लिखते रहे, जोड़ते रहे, लिखते रहे, जोड़ते रहे। और जितने भी लोग जुड़े सबका नाम पड़ गया वेद व्यास, चाहे उनका कुछ भी नाम ना क्यों रहा हो, क्यों ना रहा हो। और चूंकि इसीलिए शुरुआत किया था वेद व्यास जी ने, कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास। और इसीलिए आगे जितने भी इसमें राइटर्स इन्वॉल्व हुए, पोइट्स इन्वॉल्व हुए, सबका वेद व्यास ही नाम पड़ा। लैंग्वेज संस्कृत है,
लैंग्वेज संस्कृत है, ये है हिस्टोरिकल, नॉट माइथोलॉजिकल, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड जो मैंने आपको महाभारत का बताया। तो जय संहिता से लेकर के शत सहस्त्र संहिता, महाभारत। और मैंने आपको एक चीज और देखिए, मैंने आपको बोला कि ये लड़ाई कितने दिन चली। दिस बैटल ऑफ महाभारता लास्टेड फॉर 18 डेज। तो इसीलिए महाभारत का 18 बुक्स हैं महाभारत में, 18 बुक्स हैं, हर एक दिन के लिए एक। इसको क्या कहते हैं, आप जानते हैं इसको क्या कहा जाता है? इसको कहते हैं परवास, पर्व। 18 पर्व हैं, 18 परवास ऑफ महाभारत। तो महाभारत कंपोज्ड बाय वेद व्यास, traditionally attributed to Vedavyas, traditionally attributed to Vedavyas, not historically. वेदव्यास पहले ऑथर हैं, कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास, और बाद में जितने भी ऑथर जुड़े सबका वेदव्यास ही बोला गया, चाहे नाम कुछ भी रहा हो। रिटन इन संस्कृत एंड कंसिस्ट ऑफ 1 लाख वर्सेस अक्रॉस 18 books or 18 parvas, because the battle lasted for 18 days. So also called जय संहिता और भारता। शुरुआत हुई जय संहिता से और अंत हुआ शत सहस्त्र संहिता पे, फाइनल कंपाइलेशन। कंसिडर अ स्मृति टेक्स्ट and part of itihas, and describes the Kuru dynasty, the battle of Kurukshetra, battle of Mahabharat, battle of Kurukshetra, and the battle related to dharma और righteousness, अधर्म पर धर्म की विजय। और खास खास जो इसमें इंपॉर्टेंट जो कैरेक्टर्स हुए, सबसे इंपॉर्टेंट जो हुए वो भगवान श्री कृष्ण हुए, कृष्णा जी, who acted as a philosopher, as a guide, as a diplomat। और इंटरेस्टिंग बात एक आपको बताता हूं, देखिए कि भगवत गीता जो है ना, भगवत गीता ये महाभारत का ही पार्ट है, महाभारत का ही पार्ट है भागवत गीता। इसको अलग कर दिया गया है बस एक टेक्स्ट बुक के फॉर्म में। तो ये याद रखिएगा, श्रीमद् भागवत गीता इज द पार्ट ऑफ महाभारता, बट इज टेकन आउट ऑफ महाभारता एंड गिवन एन इंडिपेंडेंट शेप। तो सबसे इंपॉर्टेंट रोल में श्री कृष्ण रहे, और फिलोसोफर, गाइड और डिप्लोमेट, जिनके लिए श्रीमद् भागवत गीता अलग कर दी गई, इनका पूरा एपिसोड। अर्जुन है, महान योद्धा, धनुर्धर, वॉरियर, मॉरल डायलेमा में रहते हैं, क्या करना है, लड़ाई लड़ें अपने कजन्स के अगेंस्ट में कि ना लड़ें, तो भगवान श्री कृष्ण उन्हें कन्विंस करते हैं। सेल्फ डाउट करते हैं तो कॉन्फिडेंस देते हैं कृष्णा इन्हें। युधिष्ठिर हैं, जिनको बोला गया कि ये धर्मराज हैं, किंग ऑफ राइटियस एक्शंस, धर्मा पर्सोनिफाइड, जस्टिस को प्रैक्टिस करेंगे, ट्रुथ। भीष्म पितामह, लॉयल्टी टुवर्ड्स हस्तिनापुर, सैक्रिफाइस एंड राजधर्म पे फोकस करेंगे। द्रोणाचार्य और कर्ण हैं अदर इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स। द्रोणाचार्य गुरु डिसाइपल रिलेशनशिप को दिखाया गया है, और कर्ण को झेलना पड़ा है वर्ण डिस्क्रिमिनेशन। और दुर्योधन ईगो, पावर पॉलिटिक्स और लालच को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। द्रौपदी वुमेन के स्टेटस को ऑनर और वेंजेंस बदला। शकुनी मामा हैं, डिप्लोमेट हैं, धोखा और राजनीति, ये सब इसमें है। बाकी हम लोग ये सब बचपन से पढ़ते सुनते देखते आए हैं। ठीक है, फिर रामायण, इंट्रोडक्शन टू रामायणा, अनदर ग्रेट इपिक ऑफ आवर कंट्री। रामायण भगवान श्री राम, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का बायोग्राफी है, ये ध्यान रखिएगा। बायोग्राफी ऑफ भगवान श्री राम। और टेक्स्ट बुक का कंपाइलेशन शुरू किया था ऋषि वाल्मीकि ने। ये बात है हिस्टोरिकली स्पीकिंग अराउंड 25 और 2600 ईयर्स बैक।
शुरुआत किया था। वाल्मीकि ऋषि 2500 साल पहले थे, भगवान श्री राम की बात नहीं कह रहा हूं, वाल्मीकि ऋषि 2500 साल पहले थे। उन्होंने लिखना शुरू किया, कंपाइलेशन पहले कंपोज किया, फिर बाद में लिखा गया। तो ये एट्रीब्यूटेड टू ऋषि वाल्मीकि। सो वाल्मीकिस, वी आर टॉकिंग नॉट अबाउट रामचरितमानस, वी आर टॉकिंग अबाउट ओरिजिनल रामायणा ऑफ महर्षि वाल्मीकि, written of course in Sanskrit and consisting of 24,000 श्लोक in 7 books और 7 कांड। तो ये 24,000 श्लोक हुए। तो शुरुआत हुई है 2500 साल पहले और फाइनल कंपाइलेशन हुआ है 1500 साल पहले, और ये समय है गुप्ता पीरियड का। गुप्ता पीरियड, फाइनल कंपाइलेशन। लैंग्वेज संस्कृत है। 7 कांड या बुक्स हैं और इसमें 24,000 श्लोक हैं, और इसी बात को संस्कृत में कहते हैं चतुर्विंशति। चतुर मतलब 4, विशंति मतलब 20, 20 और 4 24, और साहस मतलब 1000। तो 24 को 1000 से गुणा कर दीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए। चतुर्विशंति सहस्त्र संहिता, वेरी ऑफन रिफर टू एज रामायण। तो ये बायोग्राफी ऑफ भगवान श्री राम है। डिस्क्राइब्स द लाइफ ऑफ लॉर्ड रामा, द आइडियल किंग, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम। पार्ट ऑफ इतिहास है ये, हिस्टोरिकल नैरेटिव और स्मृति है। थीम्स इंक्लूड्स धर्म, राइटियसनेस, भक्ति, डिवोशन, कर्मा, ड्यूटी एंड राजधर्मा, किंगशिप्स ड्यूटीज। और इसमें 7 कांड है। बाल कांड, चाइल्डहुड बुक ऑफ चाइल्डहुड, बर्थ ऑफ श्री राम, लक्ष्मण जी, भरत, शत्रुघ्न टू किंग दशरथ, एंड सेज विश्वामित्रा टेक्स लॉर्ड रामा एंड लक्ष्मण टू स्ले डीमॉन्स, राक्षसों को मारने के लिए, ताड़का और सुबाहु को मारने के लिए विश्वामित्र इनको लेते हैं, अपने साथ ले जाते हैं। रामा वेड्स लेडी सीता, माता सीता, और श्री राम का विवाह होता है। और जब वो मिथिला में शिव जी का धनुष तोड़ते हैं। अयोध्या कांड है दूसरा, ठीक है, बाल कांड के बाद। बुक ऑफ अयोध्या, कैकेयी हैं डिमांड फॉर भरत का कोरोनेशन, भरत कोरोनेशन कैकेयी डिमांड कर देती है कि भरत जी का कोरोनेशन होगा और भगवान श्री राम को 14 साल का सन्यास मिलेगा, संन्यास नहीं, वनवास, सॉरी। कैकेयी's डिमांड फॉर भरतास कोरोनेशन एंड रामास एग्जाइल। तो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम, माता सीता एंड भ्राता लक्ष्मण लीव फॉर 14 years ऑफ वनवास। फिर अरण्य कांड आता है। तो एक शुरुआत में है बाल कांड, अयोध्या कांड, अरण्य मतलब जंगल, बुक ऑफ द फॉरेस्ट। इसमें शूर्पणखा का एपिसोड वो सब मिलेगा। डिमोनिस, शूर्पणखा इंसल्ट सीता एंड इज पनिश्ड। रावण सीकिंग रिवेंज एंड किडनैप्स माता सीता, जानकी हरण। एंड भगवान श्री राम मीट्स हनुमान जी एंड सुग्रीव इन किष्किंधा पर्वत पे। और फिर किष्किंधा कांड, बुक ऑफ किष्किंधा के ये आ जाएगा। और भगवान श्री राम वाली का वध करते हैं, द किंग ऑफ वानरास, एंड क्राउन्स सुग्रीव। हनुमान जी इज सेंट इन सर्च ऑफ सीता। फिर सुंदर कांड है, one of the most popular of all these kands, 7 kands, सुंदर कांड, बुक ऑफ ब्यूटी, हनुमान जी का जर्नी टूवर्ड्स लंका। And Hanuman ji crosses the ocean to reach Lanka, finds Mata Sita in Ashok Vatika and gives Rama's ring, अंगूठी देते हैं।
डिस्ट्रॉयज, लंका जला के दहन कर देते हैं, एंड रिटर्न्स विथ न्यूज। फिर युद्ध कांड, बुक ऑफ वॉर, भगवान श्री राम इन्वेड्स लंका विद द वानरा सेना एंड डिफीट्स रावणा एंड रेस्क्यूज माता सीता। और फिर विभीषण को लंका का राजा बना देते हैं, और 14 साल के बाद भगवान श्री राम अयोध्या लौट आते हैं। तो 7 कांड है जो श्री राम की जीवनी, बायोग्राफी ऑफ भगवान श्री राम के। और इंटरेस्टिंग बात यह है, देखिए कि बहुत सारे रीजन्स या कंट्रीज में रामायण का रीजनल वर्जन आया है। ठीक है, डेफिनेटली रीजनल वर्जन बहुत सारे आए। तो जैसे नॉर्थ इंडिया में रामचरितमानस, ये रामचरितमानस written by Goswami Tulsidas in Awadhi, a dialect under Hindi, and emphasizes bhakti and Lord Rama as Bhagwan Vishnu's incarnation. साउथ इंडिया में कंबन का तमिल लैंग्वेज में कंबन्स तमिल रामायण, कंबन्स तमिल रामायण, तमिल में पोएटिक एलिजेंस, हीरोइज्म एंड डिवोशन। बंगाल में कृतिवासी रामायण, कृतिवासा ओझा इन्होंने लिखा, और लैंग्वेज तो बंगाली है ना, बंगाल में बंगाली लिखा गया। एड्स लोकल, इसमें लोकल चीजें जोड़ी गई, फोकसेस ऑन भक्ति ट्रेडिशन। थाईलैंड तक में आया, थाईलैंड में रामाकीन, ऑथर तो नहीं पता लेकिन थाई लैंग्वेज में है, और भगवान राम को वहां आइडियल एक, लेकिन वो बुद्धिस्ट टच देते हैं, इसको बुद्धिस्ट किंग बताते हैं। ये थोड़ा सा डेविएशन है। इंडोनेशिया में काकाविन रामायणा, अननोन ऑथर, जावानीज, ओल्ड जावानीज लैंग्वेज में, इंटीग्रेट्स हिंदू एंड जावा ट्रेडिशन। तो एक बहुत ही जबरदस्त बात यह है कि वी हैव मोर देन 300 regional versions of Ramayana, more than 300 regional versions of original Valmiki's Ramayana, but the most popular of all these 300 regional versions, the most popular is Ramcharitmanas of Goswami Tulsidas। ये महाकाव्यास है। और इसके अलावा देखिए बहुत सारे प्ले राइट्स हैं, मतलब नाटक इन पे क्वेश्चंस बनते हैं। जैसे प्ले राइट है, एक नाटककार हुए भास का सबसे फेमस है एक, जिसके लिए वो जाने गए, स्वप्न वासव दत्ता। तो एक लेडी है वासव दत्ता लेडी के सपने में क्या आता है ये बता रहे हैं भास। स्वप्न वासव दत्ता के सपने के बारे में, स्वप्न वासव दत्ता। प्रतिज्ञा योगंधरायणम दूसरा इनका नाटक, और उरुभंग तीसरा भास का फेमस वर्क्स। ये 3rd सेंचुरी में है, क्या ना, ये तकरीबन आज से 1700 साल पहले है, 3rd सेंचुरी। पॉलिटिकल धोखाधड़ी, पॉलिटिकल इंट्रीग, हीरोइज्म एंड रोमांस पे फोकस है। कालिदासा बहुत इंपॉर्टेंट, या आप यूं कह लीजिए द मोस्ट सेलिब्रेटेड संस्कृत ऑथर, राइटर, पोएट एंड ड्रामेटिस्ट कालिदासा। क्लासिकल संस्कृत है। अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक है, ड्रामा अभिज्ञान शाकुंतलम, विच इज अ लव स्टोरी बिटवीन शकुंतला, ऋषि कन्या शकुंतला विश्वामित्रा की बेटी हैं, और राजन्या दुष्यंत। विक्रम और वशियम इज अनदर लव स्टोरी बिटवीन किंग विक्रम एंड उर्वशी, निम्फ ऑफ पैराडाइज, स्वर्ग की अप्सरा। एंड मालविका और अग्निमित्र, प्रिंस अग्निमित्र सन ऑफ पुष्यमित्र शुंगा ऑफ शुंगा डायनेस्टी, मालविका अग्निमित्रम। और ये 4th और 5th सेंचुरी गुप्ता पीरियड का है, ये कालिदास गुप्ता पीरियड के हैं। एंड ही adorned the court of Chandragupta II Vikramaditya. Kalidas adorned the court of Chandragupta II Vikramaditya. Love, nature
एंड माइथोलॉजी। शूद्रक हुए लेटर गुप्ता पीरियड में। मृच्छ मिट्टी का खिलौना, मृच्छ कटिकम, द लिटिल क्ले कार्ट 5th सेंचुरी, सोशल सेटायर एंड रोमांस, इन पे फोकस है। विशाख दत्त हुए। विशाख दत्त एग्जैक्टली कब हुए थोड़ा मुश्किल हो जाता है बता पाना, तो विशाख दत्त का नाटक है मुद्रा राक्षस। मुद्रा राक्षस, जेस्चर्स ऑफ राक्षस, ये राक्षस है मिनिस्टर, मिनिस्टर ऑफ धननंदा, धननंदा राक्षसा, और इसका कॉन्स्पायरेसी और इसके अगेंस्ट में कौटिल्य का कॉन्स्पायरेसी, जो चंद्रगुप्त मौर्य को असिस्ट कर रहे थे। तो ये कॉन्स्पायरेसी और काउंटर कॉन्स्पायरेसी के बारे में बताया गया है। कौटिल्य हैश्ड बाय कौटिल्य एंड मिनिस्टर ऑफ धननंदा राक्षसा। तो ये मुद्रा राक्षस ऑफ विशाख दत्त, पॉलिटिक्स, डिप्लोमेसी एंड चाणक्यास स्ट्रेटेजीज, ये नाटक है। ठीक है, और भी है भवभूति, भवभूति, उत्तर रामचरिता, महावीर चरिता एंड मालती माधव। 7 to 8 सेंचुरी इनका पीरियड है। वीरता, वेलोर, भगवान श्री राम्स लाइफ एंड अनदर सब्जेक्ट मैटर इज रोमांस, मालती माधव। फिर राजशेखर हुए, उनकी रचनाएं हैं कर्पूर मंजरी, बाल रामायण और विद्धशाल भंजिका, विद्धशाल भंजिका। और ये 9 to 10 सेंचुरी के आसपास हुए। राजशेखरा कॉमेडी पे फोकस है, विट पे और रोमांस पे फोकस है। जयदेव, जयदेव, ठीक है, जयदेव का राइटिंग है प्रसन्न प्रसन्न खवा, प्रसन्न ऐसे देखिए, ऐसे संधि विच्छेद कर, प्रसन्न ऐसे पढ़ेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा, प्रसन्न राघव, राघवा ऐसे तब पढ़ने में आ रहा है। और दूसरा जयदेव का है, उससे भी फेमस, गीत गोविंद, गीत गोविंद 12th सेंचुरी में हुए हैं ये। और गीत गोविंद है सॉन्ग्स ऑफ भगवान कृष्णा, गोविंदा उन्हीं के लिए बोलते हैं। जयदेव का गीत गोविंद और प्रसन्न राघवा रामायण बेस्ड लव स्टोरी है, प्रसन्न राघवा, और दूसरा है गीत गोविंद। तो 2 हो गया। इसको आपको याद करना होगा, क्वेश्चंस जरूर बनते हैं इस पे, प्री में बनते ही बनते हैं, है ना। और ड्रामास में देखते हैं, ये हमने पढ़ा, वही है। अब देखिए इसके अलावा बुद्धिस्ट और जैना एंशिएंट में, बुद्धिस्ट लिटरेचर, तो अगर हम बुद्धिस्ट लिटरेचर को लेंगे ना, तो बुद्धिस्ट लिटरेचर को हम 2 कैटेगरी में ले सकते हैं। 2 कैटेगरी बुद्धिस्ट लिटरेचर का। एक कैटेगरी हम ले सकते हैं बुद्धिस्ट लिटरेचर में कैनन, कैनोनिकल। कैनोनिकल मीन्स डीलिंग विद द basic principles, basic principles of the Buddhism. Dealing with the basic tenets और basic principles of the Buddhism. तो कैनोनिकल, और दूसरा पार्ट हम ले लेते हैं नॉन कैनोनिकल, कैनोनिकल एंड नॉन कैनोनिकल। कैनोनिकल में जो भी है वो पाली डायलेक्ट में है, क्योंकि बुद्धा ने प्रीचिंग किया था पाली में ही, पाली डायलेक्ट। कैनोनिकल, नॉन कैनोनिकल, नॉट डीलिंग विद द बेसिक टेनेट्स, तो ये बोथ पाली में भी हो सकता है और ये संस्कृत में भी है। तो कैनोनिकल एंड नॉन कैनोनिकल बुद्धिस्ट लिटरेचर। कैनोनिकल बुद्धिस्ट लिटरेचर में है
मेनली त्रिपिटक। त्रिपिटक, त्रिपिटक में विनय पिटक, विनय पिटक। विनय पिटक में कलेक्शन है मोनास्टिक रूल्स एंड रेगुलेशंस, मोनास्टिक रूल्स एंड रेगुलेशन। दूसरा है सुत्त पिटक, द मोस्ट इंपॉर्टेंट टेक्स्ट बुक ऑफ द बुद्धिज्म, क्योंकि सुत्त पिटक में है कलेक्शन ऑफ टीचिंग्स ऑफ द बुद्धा, कलेक्शन ऑफ टीचिंग्स ऑफ द बुद्धा। और इसमें फिर 5 पार्ट है, निकाया बोलते हैं उसको, निकाय। 5 कंपोनेंट्स हैं या निकाय हैं। एक देखिए, जैसे दिग्घ, दिग्घ में बुद्धा के बड़े बड़े उपदेश हैं, लॉन्ग सरमन, दीर्घ होता है, पाली में दिग्घ बोलते हैं, तो दिग्घ लॉन्ग सरमन्स। फिर मिडिल साइज्ड सरमन्स, तो सरमन्स के लेंथ पे कैटेगराइज किया गया है 5 कैटेगरी में। तो कभी बुद्ध का बड़ा बड़ा उपदेश, मझोला उपदेश, छोटा उपदेश, उनके शिष्यों के साथ उनका डिस्कशन, इस तरह के बेसिस पे कैटेगराइज किया गया। तो दिग्घ, मध्यमा, मिले जुले उपदेश, संयुक्ता। दिग्घ लॉन्ग सरमन्स, मध्यमा मिडिल साइज सरमन्स, संयुक्ता कंपाउंड, मिले जुले कंपाउंड सरमन्स। अंगुत्तर निकाया, बुद्धास फिलोसॉफिकल डिस्कशंस विद हिज डिसाइपल्स, बुद्ध और उनके शिष्यों के बीच का फिलोसॉफिकल डिस्कशंस, वार्तालाप, ये इसमें मिलेगा। और फिर 5वां मिलेगा छोटे छोटे उपदेश, क्षुद्रका, खुद्दका, खुद्दका निकाय, ब्रीफ सरमन्स, ब्रीफ सरमन्स। और इसी में खुद्दका निकाय में बुद्धा के जातका स्टोरीज मिलेंगी। एंड व्हाट आर द जातका स्टोरीज? जातका स्टोरीज आर द माइथोलॉजिकल स्टोरीज रिलेटेड टू प्रीवियस बर्थ्स ऑफ द बुद्धा। तो दिग्घ, मध्यम, संयुक्त, अंगुत्तर एंड खुद्दका निकाया, ये किसके निकाया है? सुत्ता पिटाका के। और सुत्ता पिटाका टीचिंग का है बुद्धा का, ये तीनों पाली में है। विनय पिटाका मोनास्टिक कोड ऑफ कंडक्ट है, और सुत्ता पिटाका टीचिंग्स है। और फिर अभी धम्मा पिटाका, अभिधम्मा पिटाका में ये इसमें है टीका टिप्पणी, कमेंट्रीज एंड एलेबोरेशंस ऑन सुत्ता पिटाका। इसी पे कमेंट्री है, टीका टिप्पणी जो भी आया वो सब इकट्ठा किया, अभिधम्मा, अभिधम्मा पिटाका। तो कमेंट्रीज एंड इलेबोरेशंस ऑन सुत्ता पिटाका। कमेंट्रीज एंड इलेबोरेशंस ऑन सुत्ता पिटाका। तो दिग्घ, मध्यम, संयुक्त, अंगुत्तर, खुद्दका, ये 5 इसके पार्ट्स हो गए। फिर ये अभिधम्मा, और इधर विनय पिटाका हो गया। तो विनय पिटाका मोनास्टिक कोड ऑफ कंडक्ट, तो ये कैनोनिकल है। नॉन कैनोनिकल में एक है पाली में, ठीक है, मिलिंद पढ़ो इन पाली, क्या क्वेश्चंस ऑफ अ ग्रीक किंग, इंडो ग्रीक किंग मिनांडर। मिलिंद पढ़ो
So there was an Indo-Greek king named Menander, and Menander asked number of questions. Menander asked number of questions related to the Buddhism, and he was so very well answered by replied, or all his questions were very well explained and replied by a Buddhist monk, Nagasena or Nagarjuna, also known as Nagarjuna. तो नागसेना और नागसेना और मिनेंडर के इसमें क्वेश्चन आंसर्स हैं. क्वेश्चंस आस्क्ड बाय मिनेंडर एंड आंसर्स गिवन बाय नागासेना, इसी को बोलते हैं क्वेश्चंस ऑफ मिनेंडर या मिलिंद पन्हो, मिलिंद पढ़ो. और एक बहुत फेमस टेक्स्ट बुक है इसी में नॉन कैनोनिकल में, अष्ट सहस्त्र या अष्ट सहस्त्रिका प्रज्ञा पारमिता, अष्ट सहस्त्रिका प्रज्ञा पारमिता by a great Buddhist philosopher named नागार्जुना. इसमें स्पिरिचुअल परफेक्शंस की डीलिंग की गई है. स्पिरिचुअल परफेक्शंस ऑफ बोधिसत्वास, ये संस्कृत में है. संस्कृत स्पिरिचुअल परफेक्शंस ऑफ बोधिसत्वास, बोधिसत्वास का स्पिरिचुअल परफेक्शन दिया गया है. ठीक है, आप बुद्धिज्म पढ़ेंगे तो उसमें महायाना सेक्ट मिलेगा. महायाना सेक्ट में बताया गया बोधिसत्वास होते हैं जो बुद्धा बनने के एक लेवल नीचे होते हैं. उनका जो स्पिरिचुअल परफेक्शन अटेंड हुआ, कि आध्यात्मिक उन्नति हुई, उसके बारे में ये पूरा डील किया गया है. तो संस्कृत में ये है, ये पाली में है, और इसी में नॉन कैनोनिकल में अश्वघोष हुए. तो अश्वघोष की 3 किताबें हैं और तीनों बायोग्राफी जीवनी है. जीवनी है बायोग्राफी, लेकिन ये संस्कृत में है. संस्कृत वर्क्स. पहला है बुद्धा चरिता. बुद्धा चरिता, अभी आप जानते हैं क्या है. चरित मतलब बायोग्राफी, बायोग्राफी ऑफ बुद्धा. बुद्धा के बारे में हम जितना कुछ जानते हैं ना, ज्यादातर चीजें यहीं पे मिलेंगी आपको. बुद्धा चरिता, बुद्धा चरिता, सौंदरानंद, सौंदरानंद, और ये है बायोग्राफी ऑफ नंदा. बायोग्राफी ऑफ नंद. नंद वॉज नॉट ओनली अ कजन बट ऑल्सो अ ग्रेट डिसाइपल ऑफ गौतम बुद्धा. तो नंद, आनंद नहीं, आनंद भी है लेकिन ये नंद का बायोग्राफी है, सौंदरानंद. तो बुद्धा चरिता, सौंदरानंद और सारीपुत्र प्रकरण. सारीपुत्र प्रकरण. तो सारीपुत्र भी बुद्धा के डिसाइपल थे. बायोग्राफी ऑफ सारीपुत्रा, a prominent disciple of the बुद्धा. ठीक है, ये अश्वघोष के ये वर्क्स हैं, तीनों के तीनों बायोग्राफी हैं. बुद्धाचरिता, सौंदरानंद एंड सारीपुत्र प्रकरण. बुद्धाचरिता, सौंदरानंद एंड सारीपुत्र प्रकरण. ये हो गया, ठीक है ना, बुद्धिस्ट में कैनोनिकल एंड नॉन कैनोनिकल. इसी तरह से जैनास को भी हम ले सकते हैं.
जैनास। ठीक है, जैनास में फिर से कैनोनिकल एंड नॉन कैनोनिकल। कैनोनिकल टेक्स्ट बुक्स जो हैं जैनास में, वो हाइब्रिड मागधी में अर्धा मागधी, अर्धा मागधी। कैसे? क्योंकि महावीरा taught in अर्धा मागधी, महावीरा taught in अर्धा मागधी, अ फॉर्म ऑफ प्राकृत लैंग्वेज ऑफ एंशिएंट इंडिया। ये बोली है, बोली अर्धा मागधी, जैसे पाली अंडर प्राकृत, तो सिमिलरली अर्धा मागधी अंडर प्राकृत। तो कैनोनिकल टेक्स्ट बुक्स में स्थूलभद्रा, एक जैना मॉन्क है स्थूलभद्रा, ने एक मीटिंग बुलाई, फर्स्ट जैना मीटिंग या काउंसिल, ये बुलाया उन्होंने 3rd सेंचुरी बिफोर कॉमन एरा में, स्थूलभद्रा में, एंड कंपाइल्ड जैना कैनोनिकल टेक्स्ट बुक। और इन्होंने कैटेगरी बनाया एंड कैटेगराइज्ड इनटू, कैटेगराइज्ड जैना कैनोनिकल टेक्स्ट बुक इनटू, देखिए कैटेगरी बना दिया, अंगास, दूसरा कैटेगरी उपांगास, तीसरा कैटेगरी प्रकीर्ण, प्रकीर्णास, फिर छेद सूत्र, मूल सूत्र, नंदी सूत्र और अनुयोग द्वार। तो जैना कैनोनिकल टेक्स्ट बुक का इतना कैटेगरी बना दिया फर्स्ट जैना मीटिंग में, 3rd सेंचुरी पाटलिपुत्रा में स्थूलभद्र ने बुलाया था मीटिंग, पाटलिपुत्रा मीटिंग में। लेकिन इस पूरे कैटेगरी को कंबाइंडली जो बोलते हैं ना, वो बोलते हैं आगम लिटरेचर, आगम लिटरेचर। जैना कैनोनिकल टेक्स्ट बुक्स आर रिफर्ड टू एज आगम लिटरेचर। लेकिन एक दूसरा जो जैना मॉन्ग थे, उनका नाम था भद्रबाहु, तो उन्होंने इसको रिजेक्ट कर दिया, इस पूरे कंपाइलेशन को, एक को छोड़ के, भद्रबाहु, भद्रबाहु रिजेक्टेड ऑल except for Angas and Rot. कल्प सूत्र फॉर द दिगंबरास। तो दिगंबर मॉन्ग थे ये भद्रबाहु, तो उन्होंने दिगंबरों के लिए अलग से एक फिलोसॉफिकल टेक्स्ट बुक लिखी, कल्प सूत्र। जबकि ये सारा कैटेगरी श्वेतांबर, स्थूलभद्र श्वेतांबर है, तो इन्होंने किया, तो श्वेतांबरास का था ये। तो उसमें से सिर्फ बाकी 7 में से 6 कैटेगरी रिजेक्ट कर दिया, सिर्फ अंगा लिटरेचर को, अंगा कैटेगरी को एक्सेप्ट किया था भद्रबाहु ने, जो के दिगंबर थे। तो ये आगे का डेवलपमेंट था। इसके बाद यहां से जब आगे बढ़ते हैं तो बहुत लंबे टाइम के बाद, अराउंड 5th 6th सेंचुरी कॉमन एरा, और एक मीटिंग हुआ, दूसरा मीटिंग हुआ वल्लभी गुजरात में, और मीटिंग का प्रेसिडेंट थे जैना मॉन्क, जैना मॉन्क आचार्य थे
देवार्धिगण क्षमा श्रमण, ये प्रेसिडेंट बने थे। ये सेकंड जैना मीटिंग था, तो सेकंड जैना काउंसिल था। और इन्होंने प्रिसाइड किया था, प्रिसाइडेड द काउंसिल। और फाइनली इन्होंने कंपाइल किया था, फाइनल कंपाइलेशन ऑफ जैना कैनोनिकल टेक्स्ट बुक्स, फाइनल कंपाइलेशन ऑफ जैना कैनोनिकल टेक्स्ट बुक्स, ये हुआ था। ये कैनोनिकल, नॉन कैनोनिकल में बहुत फेमस टेक्स्ट बुक है हेमचंद परिशिष्ट पर्वन। दूसरा भगवती सूत्र है, बायोग्राफी ऑफ महावीरा। ऐसे कुछ और भी हैं, जैसे जिनसेन का आदि पुराण, ये नॉन कैनोनिकल की कैटेगरी में आते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट बुद्धिस्ट एंड जैना कैनोनिकल एज वेल एज नॉन कैनोनिकल लिटरेचर। इसके अलावा देखिए लिटरेरी एक्टिविटीज बहुत सारी लिटरेरी एक्टिविटीज दिल्ली सल्तनत और मुगल्स में भी हुआ है। अरेबिक, पर्शियन और टर्किश, और हिंदी में भी अरेबिक, पर्शियन, टर्किश और हिंदवी या हिंदी। जैसे कुतुबुद्दीन ऐबक के टाइम पे यूपीएससी का फोकस इन पे कम होता है, लेकिन स्टेट सिविल सर्विसेज में पूछा जाता है। तो बस एक लिस्टिंग की गई है, बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं लिया गया। एंशिएंट इंडिया का लिटरेचर मैंने आपको बहुत डिटेल में बता दिया, और इसलिए नहीं कि एंशिएंट इंडिया को डिटेल में बताना चाहिए या मिडिवल को छोड़ देना चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं है, बस वो वेटेज के हिसाब से यूपीएससी के लिए। ये देखिए, जैसे कुतुबुद्दीन फाउंडर ऑफ द दिल्ली सल्तनत, उसके प्रोमिनेंट राइटर हसन निजामी। हसन निजामी ने लिखा ताज उल मासिर, और ये फर्स्ट हिस्टोरिकल क्रॉनिकल है पर्शियन में ऑन अर्ली दिल्ली सुल्तान्स के विषय में बताता। अर्ली दिल्ली सुल्तान, ताजुल मासिर इल्तुतमिश के टाइम का एक राइटर हुआ, मिनहाजुद्दीन बिन सिराजुद्दीन या मिनहाज सिराज। इसकी टेक्स्ट बुक है तबकात ए नासिरी, और ये हिस्ट्री ऑफ अर्ली दिल्ली सुल्तान्स और मंगोल अटैक के बारे में बताया गया। इसमें अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पे प्रोमिनेंट राइटर है अमीर खुसरो, और आगे भी अलाउद्दीन खिलजी अमीर खुसरो 7-8 सुल्तानों के कोर्ट में थे, और सबके बारे में कुछ ना कुछ लिख करके पैसा ले लिया करते थे। बहुत टैलेंटेड थे उस जमाने में अमीर खुसरो। अलाउद्दीन खिलजी, अमीर खुसरो ने अलाउद्दीन खिलजी के लिए खजाइनुल फुतूह लिखा, खजाइनुल फुतूह। और ये टेक्स्ट बुक तुगलक नामा उन्होंने गयासुद्दीन तुगलक के लिए लिखा था। खजाइनुल फुतूह अलाउद्दीन खिलजी, तुगलकनामा गयासुद्दीन तुगलक अमीर खुसरो का ही है। और आशिका भी है, आशिका और मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पे जियाउद्दीन बर्नी है, और जियाउद्दीन बर्नी तारीखे फिरोज शाही लिखता है, फिरोज शाह तुगलक के बारे में है ये। फिरोज शाह तुगलक, क्या ना। और पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव हिस्ट्री है मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम का। फिरोज शाह तुगलक के टाइम पे खुद फिरोज शाह तुगलक ही
लर्नेड था, पढ़ा लिखा था, और इसने फुतूहात ए फिरोज शाही लिखा। फुतूह मतलब ही होता है बायोग्राफी, तो ये ऑटो एक तरीके से हो गया ऑटोबायोग्राफी ऑफ फिरोज शाह तुगलक। फुतूहात ए फिरोज शाही, ऑटोबायोग्राफिकल अकाउंट ऑफ हिज रीन, REIGN, शासनकाल रीन पे, फिरोज शाह तुगलक। लोदी डायनेस्टी में शेख मुबारक थे और उन्होंने लोदी नामा लिखा। पोएट्री है प्रेजिंग सिकंदर लोदी। तो इसमें से देखिए कोई भी टेक्स्ट बुक पूछी जा सकती है, उससे बहुत ज्यादा फैक्चुअल हो जाता है, आपको हर हालत में इन्हें याद रखना ही होगा और कोई तरीका नहीं है। इसके अलावा बाबर, ठीक है, बाबर का टर्किश में, बाबर का मदर टंग टर्किश था, चगताई, चगताई टर्किश में। ऑटोबायोग्राफी रिटन इन चगताई टर्किश, ठीक है। हुमायूं के टाइम का राइटर है ख्वांद मीर, कानून ए हुमायूनी, हिस्ट्री ऑफ हुमायूंस रेन। और हुमायूं के ही टाइम पे इन गुलबदन बेगम हुमायूं नामा, उन्होंने हुमायूं के बारे में लिखा। तो एक और आप यहां पे ऐड कर लीजिएगा, गुलबदन बेगम बाबर की बेटी थी और हुमायूं की बहन, ठीक है। तो उन्होंने हुमायूं पे लिखा था टेक्स्ट बुक, हुमायूं नामा, गुलबदन बेगम, हिस्ट्री ऑफ हुमायूंस रेन। अकबर के टाइम के मोस्ट सेलिब्रेटेड राइटर थे, उनके दरबार में भी थे, अबुल नौरत्नों में अबुल फजल अकबरनामा और आईने अकबरी जो है ना, ये थर्ड वॉल्यूम ऑफ अकबरनामा है, आईने अकबरी, ऑफिशियल बायोग्राफी ऑफ अकबर, एडमिनिस्ट्रेटिव डिटेल्स हैं इसमें, ठीक है। फैजी हैं, इन्हीं के भाई हैं अबुल फजल के फैजी, पर्शियन पोएट्री, ठीक है। फैजी सरहिंदी बोलते थे इन्हें, फैजी सरहिंदी, कोर्ट पोएट हैं, ट्रांसलेटेड महाभारता, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, महाभारत का ट्रांसलेशन का पैनल पे ये थे, और महाभारत का ट्रांसलेशन किया गया रज्म नामा टाइटल से, रज्म नामा। तुलसीदास अकबर और जहांगीर दोनों के कोर्ट में बिल्कुल नहीं है, लेकिन कंटेम्परेरी हैं, बस इतना याद रखना, इसमें कंटेम्परेरी हैं, तुलसीदास अकबर और जहांगीर के कंटेम्परेरी हैं। और रामचरितमानस हिंदी डिवोशनल लिटरेचर रिलेटेड टू बायोग्राफी ऑफ भगवान श्री राम, अवधी वर्जन ऑफ वाल्मीकि's रामायणा, ठीक है। जहांगीर के टाइम पे अब्दुल हक है, लुगात ए जहांगीरी, पर्शियन डिक्शनरी है, ये लेक्सिकन है, डिक्शनरी, ठीक है। खुद जहांगीर ने अपना ऑटोबायोग्राफी लिखा। जहांगीर आप जानते हैं इसको, जहांगीर पर्शियन, जहांगीर ने, लेकिन पर्शियन में, ध्यान रखिएगा, पर्शियन में अपना ऑटोबायोग्राफी लिखा। बाबर का ऑटोबायोग्राफी चगताई टर्किश में है, ठीक है। और बाबर का ऑटोबायोग्राफी है तुजुक ए बाबरी, नॉट बाबरनामा, तुजुके बाबरी है। और इसी का फारसी ट्रांसलेशन पर्शियन में, यही पर्शियन ट्रांसलेशन जब हुआ ना, तो उसका पर्शियन ट्रांसलेशन ही बनता है बाबर नामा। तुजुके बाबरी का पर्शियन ट्रांसलेशन बाबर नामा है। इसी तरह से जहांगीर ने ना तुजुके जहांगीरी, तुजुके जहांगीरी लिखा, और ये इसका ऑटोबायोग्राफी है, यहां पे देखिएगा, ये पर्शियन में है। और बाबर का ऑटोबायोग्राफी चगताई टर्किश में है। यानी कि अकबर के आगे, अकबर एंड ऑनवर्ड्स, पर्शियन बिकम्स द कोर्ट लैंग्वेज ऑफ द मुगल्स। रिमेंबर दिस थिंग, फ्रॉम अकबर एंड ऑनवर्ड्स पर्शियन बिकम्स द कोर्ट लैंग्वेज ऑफ द मुगल्स। फिर शाहजहां के टाइम पे इनायत खान है, शाहजहां नामा लिखा इन्होंने, बायोग्राफी ऑफ शाहजहां है। औरंगजेब के टाइम पे ईश्वरदास नागर ने फुतुहाते आलमगीरी लिखा, ये एडमिनिस्ट्रेटिव हिस्ट्री ऑफ औरंगजेब है। भीमसेन जोशी थे, भीमसेन नुस्खा, नुस्खा ए दिलकुशा, मिलिट्री हिस्ट्री ऑफ औरंगजेब्स रूल,
ये सब कुछ ये 2 पेजेस में 2 स्लाइड्स में ये लिस्टिंग की गई है, ज्यादा लिस्टिंग हो गई है, लेकिन ये पूछा जाता है इसलिए सब इसी में डाल दिया गया है। तो आपको ये थोड़ा याद रखना पड़ेगा, है ना। लेकिन मेन फोकस इधर नहीं करना है आपको। मेन फोकस जो हम लोगों ने शुरू में डिस्कशंस किए, ये सब पे आपको मेन फोकस रखना है। यहाँ ये सारा कुछ डिस्कशन, ठीक है। और आगे का डिटेल्स आपको देखना हो इसमें, तो ये पीडीएफ जो आपके पास जाएगा ना, तो इसमें ज्यादा डिटेल दिया गया है थोड़ा सा। और जैसे अबुल फजल के बारे में और डिटेल्स हैं, आप यहां से देख सकते हैं अगर जरूरत लगे आपको तो। फिर पूरा डिटेल यहां पे और डिटेल दे दिया गया है। ये देखिए, अलबरूनी, अलबरूनी के बारे में बताया एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक से। अलबरूनी के भी बारे में बताया गया, जिन्होंने इंडिया को लेकर के किताबुल हिंद लिखा था। किताब उल हिंद रॉट, किताबुल हिंद, तो उनके बारे में बताइए। यहां से आप देख लीजिएगा, अल बिरूनी, पर्शियन अरेबिक, पर्शियन तो बात की बात है, मेनली ये अरेबिक है। अरेबिक स्कॉलर फ्रॉम सेंट्रल एशिया, born in Khwarizm, Uzbekistan, traveled to India with Mahmud of Ghazni in 1017 कॉमन एरा। ये महमूद गजनवी के साथ नहीं आए थे, महमूद गजनवी ने इनका एरिया पे अटैक करके इनको पकड़ लिया था। बहुत बड़े स्कॉलर थे अपने जमाने के, पकड़ के उसकी आर्मी के साथ आए थे। तो किताबुल हिंद लिखा इंडिया पे, एंड ऑल्सो कॉल्ड तारीखुल हिंद, वन ऑफ द अर्लीस्ट बुक्स ऑन इंडियन society, use scientific and contemporary methods in study of India। की observations क्या है? caste system पे इन्होंने लिखा। Al-Biruni noted the rigid caste system in India and he compared it to the social hierarchy in other societies, and he was neutral and did not criticize the system harshly। And religious and philosophical traditions, he studied, Al-Biruni studied Buddhism, Hinduism and Jainism, and translated Sanskrit texts into Arabic and Persian। He was well versed in the Sanskrit language। इन्होंने संस्कृत सीखा था बनारस के ब्राह्मण्स के कांटेक्ट में जब आए थे। तो कंपेयर्ड इंडियन एंड ग्रीक फिलोसॉफीज, मैथमेटिक्स और साइंस पे भी लिखा। एडमायर्ड इंडियाज प्रोग्रेस इन एस्ट्रोनॉमी, बड़ी तारीफ किया इंडिया के एस्ट्रोनॉमी, मैथमेटिक्स और मेडिसिन का। डिस्कस आर्यभट्ट्स वर्क ऑन जीरो एंड डेसिमल सिस्टम। लैंग्वेजेस में इन्होंने संस्कृत की बड़ी तारीफ की है, संस्कृत लिटरेचर की, बट फाउंड इट डिफिकल्ट टू लर्न। बताया कि बहुत कठिन है संस्कृत सीखना, और संस्कृत सीखना कठिन है भी क्योंकि ग्रामर के रूल्स बहुत ज्यादा होते हैं संस्कृत में। इनके बारे में, या फिर इब्ने बतूता हैं, मोरक्को के ट्रेवलर थे। बैकग्राउंड, ये टांजियर, मोरक्को में एक जगह है टांजियर, वहां पे पैदा हुए थे। ट्रेवल्ड अक्रॉस नॉर्थ अफ्रीका, मिडिल ईस्ट, सेंट्रल एशिया एंड इंडिया। केम टू इंडिया इन 1333 सीई ड्यूरिंग मोहम्मद बिन तुगलक्स रूल। मोहम्मद बिन तुगलक्स रूल। काजी बनाया था दिल्ली का, काजी जज बनाया गया था, और बहुत घूमे ये इंडिया खूब। और रहला नाम की किताब लिखी आफ्टर हिज जर्नीज, किताबुल रिहला, ट्रेवल्स। और की ऑब्जर्वेशंस पॉलिटिकल सोशल पे है। ठीक है, यहां पे देखिए एक समरी बना दिया है मैंने कि तीनों का, एल्बरूनी, इब्ने बतूता और फ्रांसवा बर्नियर। फ्रांसवा बर्नियर। तो ऑरिजिन, पीरियड, फेमस वर्क, फोकस, व्यू ऑन कास्ट, व्यू ऑन इकोनॉमी, एल्बरूनी का, इब्ने बतूता का और फ्रांसवा बर्नियर का। यहां से आप और डिटेल ले लीजिएगा, ठीक है ना। और फिर अबुल फजल, कोर्ट हिस्टोरियन ऑफ अकबर, a scholar, minister of Emperor Akbar, one of the Navratnas of Akbar's court, wrote two major historical works, अकबरनामा और इसी का थर्ड वॉल्यूम आईने अकबरी है। प्रोवाइड्स इनसाइट्स इनटू मुगल एडमिनिस्ट्रेशन, सोसाइटी, आर्मी, कल्चर, इकोनॉमी, लैंड रेवेन्यू। तो मोस्ट ऑफ द थिंग्स वी नो अबाउट अकबर वी नो मेनली फ्रॉम अकबरनामा, एंड थर्ड वॉल्यूम ऑफ अकबरनामा इज रिफर्ड टू एज आईने अकबरी। तो अकबरनामा का फर्स्ट वॉल्यूम अकबर के पूर्वजों के बारे में है, सेकंड वॉल्यूम अकबर का बायोग्राफी, और थर्ड वॉल्यूम में एडमिनिस्ट्रेशन, इकोनॉमी और सोसाइटी के बारे में है। और अबुल फजल, ये सेम पेज आ गया है, दोबारा इसको
पेस्ट हो गया ये। सो दिस इज ऑल अबाउट लैंग्वेज एंड लिटरेरी एक्टिविटीज ऑफ एंशियंट इंडिया एंड मिडिल एजेस। तो इतना काफी ज्यादा मैटर हो गया उस, और कुछ चीजें आपको स्लाइड से भी देखनी पड़ेंगी, तब जाकर के ये कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, कुछ फैक्चुअल है, ये कॉन्सेप्चुअल भी है, लेकिन ज्यादा फैक्चुअल है। एंड यू हैव टू लर्न, यू हैव टू मग अप मोस्ट ऑफ दीज थिंग्स। तो चलिए, आज के लिए इतना काफी है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग आर्ट एंड कल्चर के कुछ एक दो बचे हुए पार्ट्स को डिस्कस करेंगे। सो वी आर अबाउट टू कंप्लीट आवर सीरीज ऑफ आर्ट एंड कल्चर फॉर योर संभव बैच। एंड in our next discussion, we will be talking about philosophies of ancient India and Middle Ages. तब तक के लिए ख्याल रखिएगा आप लोग। Thank you so much. Thanks a lot for attending this session. Take care. Bye.